पहले डीआईआर में, फिर मीसा में, फिर भरपूर यातनाएं दी जो दी जाती है, जिनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मारा, पीटा, लटकाया और नाखून भी खींचे, तेजाब वो गुदा में पेट्रोल भी डाला। जो जो यातनाएं पुलिस उस समय देती थी, 3rd डिग्री टॉर्चर वो किया, लेकिन हमने नहीं मना बताया। मजदूरों के लिए लाठी खाई, खून बहाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सीमेंट प्लांट अब तक नहीं चला। लेकिन चूँकि भैरव सिंह जी का आग्रह था और उनके जाल में फंस गए और 1980 में चुनाव लड़ लिए। हम जानते ही नहीं थे कुछ, कैसे फार्म भरें, कैसे चुनाव लड़ें, कैसे प्रचार करें। और हम उस समाज, उस जाति में गए थे, ST SC में, जो बीजेपी को पसंद ही नहीं करता था। वो समाज कहता था हम तो मीणे तो विशेष कर कहते थे हम तो बीजेपी के दाग में भी नहीं जाएं। बकरा बहुत अच्छा था, काट पीट के पूरा थाना खा गया। ये सच्ची कहानी है। लेकिन फिल्मी लग रही है। हाँ, लेकिन फिल्मी लग रही है। और बकरी चोर को ही पकड़ा दी, चोर ने भी उन्हीं के साथ मीट खाई। डकार गए सारे बकरे मीट बना के। गुस्सा मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है और गुस्सा बहुत बड़ी ताकत भी है। गुस्से की वजह से 4 बार टिकट कट गया आपका। जब आपको पार्टी से निकाल दिया गया तो कांग्रेस ने आपको बुलाया, सोनिया गांधी से मुलाकात की बातें भी कही जाती। आप गहलोत सरकार को समर्थन दे देते, तब आपको ये नहीं लगा कि इमरजेंसी के टाइम में क्या कुछ हुआ है? इसलिए कि घर बना रहेगा, हमारा बसता रहेगा। मैं भी यहीं था तो ये भी आ जाएंगी तो खाना बनाती रहेगी। एक छोटा सा लोभ था, लोभ में पड़ना नहीं चाहिए। पार्टी ने फैसला किया जिसको और जीतो, उनके लिए काम किया। इस लाइन पे मैंने चलना तय कर लिया। मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये सत्य की राह है, तो मैं उससे उतरता नहीं हूँ। इस कारण से नाराजगी हो जाती है लोगों में। असत्य की राह मैं कभी नहीं चलता। सत्य की राह, और उसके कारण कुछ लोगों में नाराजगी हो जाती है, जिसका मेरे को नुकसान भुगतना पड़ता है। साक्षात जीजाबाई है। शिवाजी को जो संस्कार, मेरी माँ ऐसी थी, तो हमको तो कितना ही नुकसान कर दो, हम झुकने वाले नहीं। हम सत्य के साथ रहेंगे। जेल में डालो, लाठी मारो। छोटी मछली तो वो है, मैं हूं। मैं पेपर मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूं 10 लाख, मैं इनको दे रहा हूं 10 लाख। पकड़ आपको रहे हैं, मेरे को नहीं पकड़ रहे। मतलब सांप की माँ को नहीं मार रहे, सांप को मार रहे हैं, तो कैसे रुकेगा? भावनाएं सबकी होती हैं। आपको नहीं लगा, आपने कभी अपने आप को योग्य नहीं माना कि आप मुख्यमंत्री बन सके? सचिन पायलट ने परिश्रम करके सत्ता हासिल करवाई थी, वो बात अलग है कि प्रचंड बहुमत नहीं मिला। लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में जो समीकरण बने, जहाँ 28 सीट हम खो बैठे, वो सचिन पायलट के कारण ही। बचपन में जिस बच्चे के हाथों एक गिलहरी मर जाती है और एक व्यक्ति ने कहा कि अब तो तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, वो बच्चा डर जाता है और छिप जाता है। इसके बाद न जाने कितनी बार वो जेल गया, पुलिस की लाठियां खाई, जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जो अपनी धुन का पक्का है, जिसे प्यार से लोग बाबा बुलाते हैं। आज ऐसे ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान तक पर आपका। जब मैं गिलहरी मर गई उससे डर के पूंछ में घुस गया और 6-8 घंटे तक उसमें बैठा रहा कि पुलिस आएगी तब मेरे को पकड़ ले जाएगी तो क्या होगा। उसके बाद मैं कक्षा 9 में संघ की शाखा पर गया, जहाँ शिवाजी, राणा प्रताप, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद के गीत और कुछ पढ़ने को मिला। तो वीर बन गए, पराक्रमी बन गए, साहसी बन गए, दुस्साहसी बन गए। इसलिए अब डर भी नहीं लगता। और 1985 में एक बार मंडावर के थाने से हम पे गोली चलाई थी। गोली चलती रही लेकिन हम नहीं हटे, क्योंकि हम ईश्वर का काम करने चले थे, गरीब की मदद करने के लिए चले थे। पुलिस की गोली खत्म हो गई लेकिन हम नहीं हटे। तो इतना साहस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर
खेल के, कूद के, गीत गा के, किताबें पढ़ के सीखी हैं, जो अब जीवन भर ऐसी बनी रहेंगी। बिल्कुल, इस बातचीत पर भी आएंगे, वो बकरियों वाला किस्सा भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी है कि एक डॉक्टर जननेता कैसे बन गया? देखो, मैं तो सिंपली मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। 69 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर गया जब मैं 9वीं क्लास में था, और वहीं से मेरा संघ की शाखा पर जाना बना रहा। मेडिकल कॉलेज में मैं संघ की शाखा चलाता था, मुख्य शिक्षक हुआ करता था, और देश की सबसे बड़ी संख्या की दृष्टि से, क्वालिटी और की दृष्टि से सबसे बड़ी शाखा थी देश की मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ चूँकि संघ का काम करते थे, इमरजेंसी लग गई, और इमरजेंसी लग गई तो हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी आ पड़ी कि आपातकाल विरोधी भूमिगत रह के या कैसे भी ये जो इमरजेंसी में अत्याचार देश की जनता के साथ हो रहे हैं, हजारों लोगों को जेल में ठूंस दिया, मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया, और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कार्यकर्ता, मीडिया ग्रुप के लोगों को भी जेल में डाल दिया। तो इमरजेंसी के खिलाफ काम करना था, जनता को बताना था। उसके लिए अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से सामग्री लाना और वितरण करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। राजस्थान की तरफ से जब मैं फाइनल MBBS में था, ये जिम्मेदारी मेरे को मिली थी। वहाँ जो देश के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको छपवाते थे, देश भर की सामग्री, और राजस्थान की सामग्री लाके मैं वितरण करता। 13 महीने तक सफलतापूर्वक वितरण करता रहा, लेकिन अंत में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। पहले DIR में, फिर मीसा में, फिर भरपूर यातनाएं दी जो दी जाती है, जिनको रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मारा, पीटा, लटकाया, और नाखून भी खींचे, तेजाब गुदा में पेट्रोल भी डाला। जो जो यातनाएं पुलिस उस समय देती थी, 3rd डिग्री टॉर्चर, वो किया, लेकिन हमने नहीं मना बताया, चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन कसम माँ भारती की खाई है। अगर हम बता देते किसी कमजोरी में तो पूरा रहस्य खुल जाता, तो शायद मोदी जी भी जेल में रखे जाते और बहुत सारे जेल में चले जाते। जेल जाना कोई वो ऐसा नहीं था, लेकिन पूरे अभियान की हवा निकल जाती। वहाँ मैं और भी मजबूत हो गया। कितनी बार जेल गए हैं अब तक? क्योंकि अब तो मतलब मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत बड़ी हो चुकी होगी। और आपने? मैं करीबन 17 बार जेल में गया हूँ, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने, कभी 15 दिन, और 28 बार मेरी गिरफ्तारी हुई है। जैसे 188 में कर ली, जैसे 191 में कर ली, 129 की अलग है, लेकिन ये मैं जेलों की यात्रा की है। इस अब मेरी समझ में छोटे बड़े 613 आंदोलन हो गए, और राजनीतिक द्वेष भाव से जन आंदोलनों को लेकर 136 मुकदमे राजस्थान के विभिन्न थानों में लग गए। ये स्थिति है। पिछले दिनों आपकी गर्दन में चोट आई, हमने देखा, और एक किस्सा वो भी है कि जब आपके सर पर चोट लगी थी और 32 टाँके आए थे, जिसका असर कभी कभी दिखाई देता है आपकी कमजोरी के तौर पर। हमारे सवाई माधोपुर में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट हुआ करता था, जयपुर उद्योग लिमिटेड। उसमें 5000 मजदूर काम करते थे। वो 1983-84 में जाके बंद हो गया। 1987 में उसका आंदोलन मैंने चालू किया पूरे मजदूरों के साथ, और 2 साल तक वो आंदोलन चला। अंत में उसको कुचलने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर भी लाठीचार्ज किया, मेरे सिर पे भी चोटें मारी, मैं बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया, और मेरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ से मैं SMS नहीं भेजा, चूँकि आंदोलन बड़ा था, अलवर भेजा, और अलवर से मेरे को एम्स में। उसके बाद मेरे को बेहोशी करीबन 1.5 महीने बाद होश आया, और फिर मेरे को 2 बार अमेरिका जाना पड़ा। काफ़ी ठीक हूँ, लेकिन यदा कदा चक्कर आ जाते हैं तो आराम करना पड़ता है। मजदूरों के लिए लाठी खाई, खून बहाया,
लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो सीमेंट प्लांट अब तक नहीं चला, बंद है। जी बिल्कुल घटनाओं का जिक्र हम करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले 1980 की बात कर लेते हैं, जब आपने पहली बार चुनाव लड़ा था और आप 16 वोटों से हार गए थे। कैसा लगा था उस वक्त? देखो, हम तो दरअसल मैं उस समय नौकरी करता था ईसरदा में। मेरी मोटरसाइकिल की सर्विस कराना आया था माई रोड। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, तो मैं सहज भाव में, मैं और मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ आए थे, मैं डॉक्टर था वहाँ, तो वैसे ही बीजेपी ऑफिस चले गए। भैरू सिंह जी ने मेरे को जानते थे जब मैं जेल में रहा था, तो उन्होंने आग्रह किया कि आप चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं संघ कार्यालय पूछूंगा। संघ कार्यालय पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, ना कोई चुनाव नहीं लड़ना, अभी नौकरी करो। लेकिन चूँकि भैरू सिंह जी का आग्रह था और उनके जाल में फंस गए और 1980 में चुनाव लड़ लिए। हम जानते ही नहीं थे कुछ, कैसे फार्म भरें, कैसे चुनाव लड़ें, कैसे प्रचार करें। और हम उस समाज, उस जाति में गए थे ST SC में, जो बीजेपी को पसंद ही नहीं करता था। वो समाज कहता था हम तो इन्हें मीणे तो विशेषकर कहते थे हम तो बीजेपी के दाग में नहीं जाएं, ये तो बड़ी ब्राह्मणों की पार्टी है, शहरी लोगों की पार्टी है। सब कुछ ये होने के बावजूद भी हमने परिश्रम करके माहौल बदला और हम जीत गए थे। हम काउंटिंग में भी इसलिए नहीं गए, हम जानते नहीं थे कि कोई बेईमानी थोड़ी होती होगी अंदर। जीतने के बाद हमारे कुछ वोटों को क्रॉस किया रिटर्निंग ऑफिसर ने और हमको 16 वोट से हरा दिया। इतनी छोटी सी हार थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी तगड़ा पड़ा रहा होगा आप पर। नहीं, मैं निराश हुआ कि नौकरी भी कैसे करेंगे, कांग्रेस का राज आ गया, वो करने नहीं देंगे, और नौकरी भी गई, चुनाव भी हार गए, अब क्या करेंगे। तो मेरी माँ ने मेरी हिम्मत बनाई। हमारे 7 बीघा ज़मीन अब भी उतनी है कि चिंता क्यों करते हो, ज़मीन है, कमा के खाएंगे, भूखे नहीं मरोगे, चिंता मत करो। तो वो शब्द आज भी याद है। माँ ने जो उत्साह बढ़ाया, उसके कारण मैं खड़ा होता गया और मजबूती से लड़ता गया। लेकिन उस समय मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो मैं सीधा जाकर नौकरी करने लग गया। तो जो मेरे से जीते थे कांग्रेस के भाई हरि सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की, मेरे को नौकरी से निकाल दिया। तब दुख हुआ यार। फिर मैंने तय किया, जिसने मेरे को नौकरी छुड़वाई है अब यहीं रहूँगा। अस्पताल एक किराए पे लिया, जनता हॉस्पिटल उसका नाम रखा। 5 साल तक महुआ में सतत काम किया। प्राय मुफ्त इलाज करना, 2 रुपये लेता था, उससे हमारा नर्सिंग स्टाफ का और हमारा खर्चा चल जाता था। और फिर 5 साल में ऐसे परिणाम आए कि जनता ने मेरे को विधायक बना दिया महुआ से 85 में। 1985 में चुनाव जीते, उसके बाद एक व्यक्ति आपके पास आया कि मेरी तो बकरियां चोरी हो गई हैं, और उसी के बाद भैरव सिंह शेखावत भी आए और 3 दिन तक थाने में रहे। वो किस्सा क्या था? रोचक घटना है। क्या दरअसल में जिसकी सत्ता होती है वो प्रतिपक्ष के नेताओं या विधायकों की बात आमतौर पर नहीं सुनते हैं। तो हमने एक ही रास्ता अख्तियार किया, जनता का झुंड इकट्ठा करो, जन समर्थित आंदोलन करो, सरकार और अधिकारियों पर दबाव बनाओ, दीन हिंदू किया कि मदद करो। ये मेरा मार्ग आज तक भी है। मैं, हमारी सरकार रही तब भी मैं ऐसे ही करता था, स्वभाव में आ गया। तो गरीब कलाल मंडावर का निवासी था, वो रुई धुनता था, एक बकरा थे, वो चोर चोरी कर ले गए। तो मेरे पास आया था कि साहब ये हो गया। तो मैंने थानेदार से बात करी, थानेदार ने कहा बरामद कर देंगे। मेरे को समझ दो। मैं ऐसा ही अब भी यूं ही कहता हूँ, भाई टाइम दो, टाइम बाउंड। उन्होंने कहा 2 दिन में कर दूंगा। मैं 2 दिन, 3 दिन में कर देना। तीसरे दिन नहीं किया तो हम आपके थाने पर आंदोलन करेंगे। वो तो तीसरे दिन क्या था, दूसरे दिन ही बकरे को भी लिया है, बकरी को भी लिया है। बकरा बहुत अच्छा था, काट पीट के पूरा थाना खा गया। ये सच्ची कहानी है। लेकिन फिल्मी लग रही है। हाँ, लेकिन फिल्मी लग रही है। और बकरी चोर को ही पकड़ा दी, चोर ने भी उन्हीं के साथ मीट खाई।
डकार गए सारे बकरे को मीट बना के। तो मेरे पास आए वो दूसरे दिन के साहब हमारे तो साथ ऐसा हुआ, आपका फ़ोन का तो कोई असर ही नहीं हुआ। हम अच्छे कार्यकर्ता बैठे थे, बस में बैठे और थाने पे पहुंच गए, गाड़ी तो हुआ नहीं करती थी। यही टाइम था करीबन। तो मैंने थानेदार से कहा, अरे मैंने कि सुन रहे थानेदार, इसका बकरा कहाँ है साहब? मैंने कहा तो बकरा खा गए काट के, तुम्हें शर्म नहीं आती एक गरीब का? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, तेरा पेट चीर दूंगा। उसने सोचा विवाद बढ़ेगा, तो हमको 3 घंटे का समय दिया, 3 घंटे बाद आना, इसके पैसे कितने बनते? मैंने 2800 रुपये इसको पैसे दो। उनका साहब दे दूंगा, हल्ला मत करो। चलो मैंने कि गरीब का पैसा मिल जाए वही बहुत है। हम 3 घंटे बाद लौटे तो उन्होंने गोली चलाना चालू कर दी रात के अंधेरे में। हम थाने के सामने जहाँ हलवाई की दुकान थी, अंधेरे से पत्थर फेंकते गए, सांस गोली हमारे कानों के पास होकर निकल रही थी। लेकिन मैंने जो मेरे साथ 6 कार्यकर्ता था उनको कह दिया, अगर पीठ में गोली लग गई तो मानो अपन भाग रहे हैं, उस दर्द नारायण की सेवा नहीं कर रहे। और सामने अड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो भगवान अपनी मदद करेगा, गोली अपने किसी की नहीं लगेगी, विश्वास था। उन्होंने गोली चलाई, हमने ईंटें मारी, उनकी गोली खत्म हो गई, हमारी ईंट खत्म नहीं हुई, और वो छोट हथियार भाग गए। फिर उन्होंने एक वायरलेस मैसेज किया, विधायक पे गोली चली, उनके भी चोट आई लेकिन हमारे नहीं आई, अंधेरे में मारते गए हम तो। फिर मैंने भैरव सिंह जी को फ़ोन किया, जब मैं जीता था तो उनके पास गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम गांव के आदमी हो, गांव के लोगों की, गरीब की मदद करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ना। मैंने तो लड़ दी, पर हम पे तो गोली चल गई, हम तो बच के नहीं मारे जाते। उन्होंने कहा तुम 10,000 लोग इकट्ठे कर सकते हो? मैंने कहा 10 नहीं 20 कर दूंगा, तो मैं कल आता हूँ। उस समय 32 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी में, 26 MLAs को बस में भर के लाए, और 20 की जगह 25,000 की भीड़ मैंने थाने के सामने की। और भैरव सिंह जी ने और हमारे उधर 26 MLAs ने तय किया कि जब तक ये पूरा थाना सस्पेंड नहीं होगा, 2800 रुपये में गरीब को मिलेंगे नहीं, SP कलेक्टर हटेगा नहीं, तब तक हम यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। 3 दिन धरना चला, थाना सस्पेंड हुआ, 2800 रुपये गरीब को दिलाए, SP कलेक्टर सवाई माधोपुर उस समय जिला लगता था, उनको हटाया। उस समय से संघर्ष की राह पर जो अब तक चल रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत का आप जिक्र कर रहे हैं कि भैरव सिंह शेखावत के कहने पर आपने चुनाव लड़ा, और जब 1985 में वो मामला हुआ तो भैरव सिंह शेखावत 3 दिन तक खाने में भी रहे। जी जी। फिर ऐसा क्या हुआ? आजकल तो नेता बस में नहीं बैठ सकते। नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि मतभेद हो गए? उसके भी 2-3 कारण थे। सबसे बड़ा कारण था, हमारे इलाके के एक RS अधिकारी था जिसने दिनेश जोशी जो मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के बेटे थे, उसको ट्रांसफ़र के लिए कुछ पैसे दिए थे, अच्छी बेटर पोस्टिंग के लिए। वो बेटर पोस्टिंग करा नहीं पाए और उन्होंने उनसे पैसे लेने के लिए झगड़ा कर लिया। मामला इतना बड़ा कि उनकी संदिग्ध स्थिति में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसकी गहराई में गए तो ऐसा लगा कि ये एक्सीडेंट से नहीं मरा, कराया गया है। उस मामले को जब विधानसभा में मैंने उठाया तो पहले दिन उठाया तो पूरा माहौल ऐसा बना हाउस में कि हाउस एडजॉर्न करके भागना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को भी जाना पड़ा। मुख्यमंत्री जी हरदेव जोशी थे और उनके विरोधी ग्रुप भी बहुत बड़ा था जो चाहता था कि मामला, लेकिन हम उनसे नहीं मिले थे। तो भैरव सिंह जी ने कहा था कि इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं, इस मामले को तूल मत दो। मैंने कहा साहब अब एक बार उठा दिया तो अब पीछे कैसे हों, बड़ी परेशानी होगी, लोग बाग सोचेंगे तो मिल लिया, कुछ ले लिया, दे लिया। और कहना ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, मैं बैठा हूँ। मैंने वो बात नहीं मानी। स्थिति यहाँ तक बढ़ी कि उनको प्रतिपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना पड़ा।
तब से वो मेरे से भयंकर नाराज हो गए, स्वाभाविक है। और फिर मैंने दूसरे दिन मामला उठाया, स्थिति यहाँ तक बनी कि हरदेव जोशी जी को इस्तीफा देना पड़ा और शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। मेरा तो ये नासमझी कही है कि भाई प्रतिपक्ष के नेता भैरव सिंह जी ने भी कुछ बात मेरे को सलाह दी होगी तो सोच समझ के दी होगी, लेकिन मेरे एक बीमारी है कि मैं जब कदम आगे बढ़ा लेता हूँ तो पीछे जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाए, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, ये सोच होने के कारण मैं उनकी बात टाल गया, जिसके कारण मेरे को जीवन भर भुगतना पड़ा। कई लोग ये कहते हैं कि आपका गुस्सा बड़ा तेज है और कई मामलों में हमने देखा भी है। क्या ये सच्चाई है कि गुस्सा आपकी कमजोरी है जिसकी वजह से शायद आप आज जहां हैं उससे ज़्यादा ऊंचाई पे हो सकते थे? गुस्सा मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है और गुस्सा बहुत बड़ी ताकत भी है। जैसे अभी 15 दिन पहले घटना हुई थी करौली जिले के टोडाभीम में, एक युवती को रात के 1:30 बजे किडनैप किया, रेप किया, गोली मारी, नहीं मरी तो पूरे सिर पे तेजाब छिड़क दिया, तड़पती रही, नहीं मिली तो कुएं में डाल दिया। तो मेरा गुस्सा आ गया, ऐसी चीज़ पे मेरे को गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को मैं सहन नहीं कर सकता और मैं कर सका और मैं वहाँ पहुँच गया, उसकी डेड बॉडी को ले गया, 3 दिन तक धरना दे के बैठा रहा दिन रात, क्योंकि उसकी माँ थाने पे गई थी। ज़्यादा गुस्सा इससे आया, और जो बच्ची थी उसका बाप मजदूरी करता था बाहर, तो माँ को पुलिस ने डांट दिया, फटकार दिया, थाने से बाहर निकाल दिया। तो व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा था। इतनी जघन्य अपराध में भी एफआईआर दर्ज नहीं करी, तो मैं जाके वहाँ जम गया। हमारे प्रभारी राजस्थान के अरुण सिंह जी भी वहाँ पहुँचे, 3 दिन धरना रहा, एफआईआर दर्ज हुई, अपराधी गिरफ्तार हुए, आर्थिक पैकेज मिला। मतलब मैं न्याय दिलाने में इसलिए सफल हो गया कि मेरे को गुस्सा आया। कोई बहन बेटी के साथ कुछ अपराध हो जाए या किसी गरीब के साथ हो जाए, किसी किसान के साथ हो जाए, किसी जवान के साथ हो जाए, तो मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मामलों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए जो कतई उचित नहीं होते, वो नुकसानदायक होता है। वहाँ भी कभी कभी गुस्सा कर बैठता हूँ, जिसके कारण मैं वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की तरह पत्थर समान बनकर एक जगह पर बैठा हूँ। गुस्से की वजह से 4 बार टिकट कट गया आपका? लोकसभा का 4 बार टिकट कट गया। मैं 89 में लोकसभा में बीजेपी से देश में सर्वाधिक वोटों से जीता था, 2 लाख। उसके बाद 4 बार बराबर टिकट कट गए, लेकिन हम विचलित नहीं हुए। पार्टी का फैसला है, ठीक है। अब 2008 में तो इसलिए स्थिति बनी कि टिकट काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी से भी निकाल दिया, इसलिए पर शुभचिंतक समर्थक उन्होंने मजबूर कर दिया, जो चुनाव लड़ना पड़ा। और एमएलए एमपी बनना एक अलग बात है, लेकिन वो भी मेरा कदम ठीक नहीं था। मैं नहीं लड़ता तो शायद स्थिति और भी मजबूत होती है। चूँकि अब वसुंधरा राजे जी का भी जिक्र ज़रूरी है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत को वो अपना गुरु मानती थी और उनसे भी कहा जाता है कि आपके जो संबंध हैं उतने अच्छे नहीं रहे। कितनी सच्चाई है? कारण ये था, जब वसुंधरा जी राजस्थान में गई थी, जब बहुत लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मैं उनमें से था जो मजबूती से उनके साथ खड़े थे, हमने समर्थन दिया था। इस आशय के साथ एक नई है, ऊर्जावान है, बड़े परिवार की है, अटल जी अडवाणी जी के नज़दीक है और राज ला सकती है, लाई भी। पर जब आरक्षण आंदोलन को लेकर हिंसा हुई, पुलिस के लोग मारे गए, उनकी लाशें सड़कों पर सड़ती रही, थाने जला दिए गए, हथियार लूट लिए गए, आवाजाही बंद कर दी गई, तो उस हिंसा को भी हम मेरे बर्दाश्त से बाहर था।
उसको लेके वसुंधरा जी से थोड़ी ठन गई थी। फिर चुनाव हुए तो उन्होंने खुद ने आगे से मेरे को कहा था कि 28 सीट पर आप नाम बता दो किस किस को चुनाव लड़ाना है। तो मैंने कोई मेरा व्यक्तिगत नाम नहीं बताया, जीतने वाले के हर सीट पर 3-3 नाम का पैनल दे दिया। किया उल्टा, वो लोग जिनको अंतिम क्षण में कांग्रेस ने टिकट काट दिया वो हमारे यहाँ से आके टिकट ले गए। आप 28 में से हमारे किसी आदमी को नहीं देती, लेकिन कैडर वर्कर को देती। जिन लोगों को कांग्रेस ने भी टिकट देना उचित नहीं समझा, उन्होंने को टिकट दे दिया तो जद्दोजहद हो गई। उन्होंने हमको पार्टी से निकाल दिया। टिकट काट देती तो कोई बात नहीं, पार्टी से निकाल दिया। इसलिए वसुंधरा जी से भी अनबन रही। ठीक है, पार्टी से निकाल दिया, आपके पास संघ की विचारधारा थी जिसे आज भी आप फॉलो करते हैं, लेकिन आपने नेशनल पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, ये क्या किस्सा है? तो ऐसा था कि विचार ये आया कि फिर क्या, कोई रास्ता ही नहीं बचा एक पार्टी बना के। पर वो तो संघ की विचारधारा भी नहीं थी ना। वो तो केवल इसलिए एक संगमा जी का एक बड़ा नाम था और ट्राइबल्स के देश के बहुत बड़े नेता थे, स्पीकर भी थे। हमारे वहाँ टीएसपी में 25-26 सीटें हैं एसटी की, उनमें प्रभाव बने, इस दृष्टि से हमने वो पार्टी स्वीकार कर ली थी और कोई कारण नहीं था। अभी वो तो एनडीए में है। जी जी बिल्कुल। गोलमा जी का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है। उनका कैसे पहली बार हुआ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मतलब आपका क्या कहना था कि चुनाव? हम तो कोई चुनाव के पक्ष में थे नहीं। वो कभी रसोई से बाहर नहीं गई, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। खेतों पे काम करती थी, मैं एमएलए बन गया तो मेरे साथ रहती थी। उनको कोई राजनीति का रुचि नहीं था। अब भी वो लास्ट उसमें लड़ना नहीं चाहती थी, मना कर दिया था, लेकिन वहाँ ले जाके फंसा दिया, जिसका हमने मना भी किया। सपोर्टरा लड़ाते तो राजगढ़ से लड़ाते, लेकिन पार्टी का निर्णय था, गई। उसमें षड्यंत्र था। पर महुआ के लोग आए, उनको जबरन ले गए, फार्म भरा दिया, चुनाव लड़ ली, निर्दलीय जीत गई। 2008 में गहलोत सरकार बनी और गोलमा जी उसमें मंत्री बने और 4 महीने बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय विधायक थी, विचारधारा भी नहीं थी, तो कांग्रेस से क्यों समर्थन दे दिया? कांग्रेस समर्थन नहीं दिया था। हमारे उस समय 6 लोग थे। 6 में से 2 लोग ऐसे थे जिनके कांग्रेस से टिकट कट गए थे, उनको मैं मेरे इलाके से जीत आके ले गया था। वो वहाँ जाने वाले थे, चले जाने वाले, उनको मंत्री का लोग दे दिया। मैं गोलमार एक हमारे विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, तो मेरे को प्रस्ताव आया कि आप मंत्री कैबिनेट बना देते हैं, आप बता दो कौन सा विभाग देना। मैंने मना कर दिया। उस मनाही के उसमें जब उन्होंने गोलमा को शपथ दिला दी, हमारा कतई वो नहीं था। लेकिन आदिवासी इलाके में भुखमरी, कुपोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, धर्मांतरण, ऐसे मुद्दे को लेके मैंने लड़ाई लड़ी थी और सरकार ने वादा किया था कि वहाँ भुखमरी, कुपोषण है, धर्मांतरण है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस पर प्रभावी लगाम लगाएंगे। उन्होंने नहीं लगाई। हम दोनों ने धरना दिया, उन्होंने मंत्री रहते हुए धरना दिया। धरना दिया तो सरकार को बुरा लगा, गहलोत साहब को, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पद से कोई लोभ तो था नहीं, उन्होंने बनाया और हमें मुद्दे पर उनको छोड़ दिया। फिर राज्यसभा सांसद आप कैसे बने? किस तरह से बीजेपी ने आपको अप्रोच किया? अपना कोई आगे से ही, दिल्ली हाईकमान जेटली जिस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि आपको आना है, ये हमारा सबका निर्णय है। प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे उनका। तो चूंकि मैं तो पार्टी का ये कार्यकर्ता रहा, तो बड़े नेताओं का पार्टी का निर्णय था, मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, एक बात और है, ये भी कहा जाता है कि जब आपको पार्टी से निकाल दिया गया तो कांग्रेस ने आपको बुलाया, सोनिया गांधी से मुलाकात की बातें भी कही जाती हैं। सोनिया गांधी जी से और
अहमद पटेल से, राहुल गांधी जी से हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे उससे चुनाव लड़ो, हम आपको कैबिनेट मंत्री देंगे दिल्ली में। मैंने कहा मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। पूछा भी क्यों? मैंने कहा बहुत यातनाएं सही हैं, मैंने इमरजेंसी में यातना की भी कोई बात नहीं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की विचारधारा से पुष्ट हूँ। मेरी श्रद्धा श्यामा प्रसाद मुखर्जी में है, दीनदयाल उपाध्याय में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से पुष्ट हूँ। इसलिए संभव ही नहीं हो सकता कि मैं पद के लिए आपके यहाँ जाऊँ, टिकट पाने के लिए आपके यहाँ जाऊँ। इसलिए वो मामला। लेकिन मतलब एक चीज़ है कि 2008 में आप गहलोत सरकार को समर्थन दे देते हैं, तब आपको ये नहीं लगा कि इमरजेंसी के टाइम में क्या कुछ हुआ है? तो मैंने सबसे पहले हमारी पार्टी को कहा था, वसुंधरा जी को, कि हमारे पास 6 लोग हैं, आप सरकार बनाना चाहो तो 6 को मैं ला सकता हूँ। तो उन्होंने कहा 78, 6, 84 होंगे, हम राज में नहीं आ सकते। मेरी पहली प्रायोरिटी तो वही थी, पर गहलोत साहब ने जिद करके वसुंधरा गोलमा को मंत्री बनाया था। हमारी कोई पहल नहीं थी। मेरे को कहा था, मैंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं बनेंगे। तो वो कोई ऐसा कारण नहीं था कि हम किसी लोभ में वहाँ पर गए हों। इसलिए कि चूँकि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है और स्टेबिलिटी बनी रहे स्टेट में। अब 5 साल कोई स्टेबिलिटी रही है क्या? तो हम 6 जुड़ गए तो स्टेबिलिटी रही, और ये स्टेबिलिटी अब नहीं रही 5 साल तो क्या लूट मची है राजस्थान में। हर विधानसभा क्षेत्र का एमएलए वहाँ का मुख्यमंत्री है, पूरी तरह से लुटा है राजस्थान। तो राजस्थान लुटे नहीं, अस्थिरता नहीं हो, तो व्यापक जनहित में, राज्य के हित में गोलमा को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आपको लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है? भंवर जितेंद्र सिंह के साथ उनकी बेटी की शादी में एक बहुत अच्छी फोटो आपकी वायरल हुई थी। मेरी उनसे मित्रता है पहले से ही, और भंवर जितेंद्र ही वो व्यक्ति थे जो मेरे को 10 जनपद तक ले गए थे, और वो चाहते थे कि मैं कांग्रेस में जाऊं, और हमारी मित्रता बरकरार है। तो उन्होंने कहने पर ही गांधी परिवार ने आग्रह किया था, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं किया। मित्रता अब भी है हमारी उनसे। उन्होंने बेटी की शादी में मेरे को बुलाया और मैं उनका सम्मान करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वसुंधरा जी ने 28 सीटों पर आपसे नाम मांगे और उन 28 सीटों पर पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हार भी गए। अब चूंकि विधानसभा चुनाव दोबारा से आ रहे हैं और क्योंकि किरोड़ी जी के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, इस बार 28 सीटों के लिए क्या रणनीति है आपकी? नहीं, कोई पार्टी नाम पूछेगी तो जीतने वाले के नाम बता देंगे। पार्टी टिकट देगी तो भी काम करेंगे, पार्टी जिसके लिए निर्णय करेगी तो भी काम करेंगे। पार्टी फैसला करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए। पार्टी का निर्णय संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। हम तो सुझाव नाम दे देंगे कि भाई प्रतिभा उपयुक्त उम्मीदवार है, और वो प्रतिभा की जगह आपको दे दें तो पार्टी का निर्णय, हम आपका काम करेंगे। व्यक्तिगत सोच नहीं है कि पार्टी में हमारा व्यक्ति निष्ठा, व्यक्तिवादी तो विचार निष्ठ हैं, ध्येय निष्ठ हैं, संघ निष्ठ हैं। क्या इस बार गोलमा जी चुनाव लड़ेंगी? ना गोलमा जी लड़ेंगे ना मैं लड़ूंगा। पार्टी जिनको भी हमारे इलाके में जहाँ भी राजस्थान में भेजेगी, क्योंकि उदयपुर संभाग में भी मैंने बहुत काम किया है, हाड़ौती में भी, अपने अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा के वहाँ जहाजपुर, मांडलगढ़ तक करीबन 50-55 सीटों पर मैं घूमता रहता हूँ। 5 साल से घूम रहा हूँ। पार्टी कहेगी जहाँ जाएंगे, काम करेंगे और पार्टी को सत्ता में लाएंगे। अब चूंकि 2019 का भी एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि जब गोलमा जी के लिए आपने टिकट मांगा था और टिकट नहीं दिया गया था और जसकौर मीणा को टिकट दे दिया गया था। उन फैसला था जी, गोलमा को तो इसलिए कि घर बना रहेगा, हमारा बसता रहेगा, मैं भी यहीं था तो ये भी आ जाएंगी तो खाना बनाती रहेगी। एक छोटा सा लोभ था, लोभ में पड़ना नहीं चाहिए। पार्टी ने फैसला किया जसकौर जी, तो उनके लिए काम किया, वो जीत गई।
नहीं, लेकिन मानव मन है ना, मोह तो उनका चलता रहता है। अब 2024 में चुनाव हो रहे हैं, तो फिर आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, इस बार भी मांग लेते हैं। नहीं नहीं, अभी तो क्या है कि हम दोनों, मैं चुनाव 2024 में होंगे जब 72 का हो जाऊंगा, और वो 3 साल ही तो रहेगा। गोलमा का भी उतना ही रहेगा, मेरा भी उतना ही रहेगा। वी आर एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट, इसलिए हम कोई ज़्यादा मन को विचलित नहीं करेंगे। पार्टी का निर्णय होगा वो करेंगे। जसकौर मीणा से कैसे संबंध है आपके? मैं तो सही रखता हूँ सभी से। अब सामने वाले के कई कारणों से रुष्ट रहते हैं। हमारा प्रयास, मेरा तो यही रहा है कि चाहे कोई कहीं का एमएलए एमपी हो, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से तालमेल करके चलना चाहिए। अब कोई किसी कारण से नाराज़ हो जाए तो उसको कोशिश करते हैं खुश करें, नाराज़गी का पता करें। फिर भी कोई राज़ी नहीं रहे तो उसका इलाज नहीं है। गैर राज़ी रहने वालों को भी हम तो प्रचार करते हैं। जहाँ पार्टी भेजती, हमको तो अलवर भेजा संसदीय चुनाव में, जयपुर ग्रामीण भेजा, टोंक सवाई माधोपुर भेजा, करौली धौलपुर भेजा, भरतपुर भेजा। दौसा और जयपुर ग्रामीण के लिए मेरे को इंटेंसिवली कहा गया काम करो, तो इंटेंसिवली काम किया। अच्छा, ये क्यों हो जाता है? वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत, कुंजीलाल मीणा, ये क्यों? मतलब आप कह रहे हैं कि आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, लेकिन फिर भी क्यों आपके खिलाफ साजिश की जाती है, भीतरघात होता है पार्टी में? ना, ये आत्मविश्लेषण का मामला है। मैं आपको या प्रतिभा को खुश नहीं रख सकूं, तो इस पर मेरे को चिंतन करना चाहिए। कोई न कोई कमी तो मेरे में है, लेकिन जो मैंने आपको बताया पहले कि जिधर इस लाइन पे मैंने चलना तय कर लिया, मैं सोचता हूँ कि नहीं, ये सत्य की राह है, तो मैं उससे उतरता नहीं हूँ। इस कारण से नाराज़गी हो जाती है लोगों में। असत्य की राह मैं कभी नहीं चलता, सत्य की राह, और उसके कारण कुछ लोगों में नाराज़गी हो जाती है, जिसका मेरे को नुकसान भुगतना पड़ता है। अच्छा, तो अभी आत्ममंथन किया या नहीं किया? सतत प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ गलत हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने संघ की शाखाओं में खेले हैं, कूदे हैं, गीत गाए हैं, और गाया कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। ये अंतिम लक्ष्य नहीं होता, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। तो जब ये सोच हो तो फिर सब चीज़ गौण है। प्रधानमंत्री पद गौण है, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सब गौण है। देश समाज के लिए काम करना, राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र के लिए बलि देने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो भी दें। तो टिकट कट जाए या मंत्री नहीं बने तो वो तो एक आसान बलि है, उससे कभी नाराज़गी नहीं होती। अच्छा, आजकल ना लाल डायरी का मसला बड़ा चल रहा है। राजेंद्र गुढ़ा चर्चाओं में है, और राजेंद्र गुढ़ा से उनकी पत्नी ने कहा था कि गुढ़ा जी मत करो, गहलोत साहब मुश्किलों में डाल देंगे, जेल पहुंचा देंगे, और देख लो ऐसा हो रहा है। ऐसा उनकी पत्नी का कहना है। अब कभी गोलमा जी ने नहीं कहा आपको ऐसा? कभी पत्नी ने सही कहा, क्योंकि गहलोत साहब छोटे मन के हैं, राजनीतिक द्वेष भाव से कार्रवाई करते हैं। वो जब डायरी रखना चाहते थे तो रखने देते, डायरी की जांच करा लेते, और जांच में भी हमें पता है आप उसमें एफआईआर लगाते, उसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते। और वो लोकतांत्रिक वक्तव्य था उनका, भाई इस डायरी में गड़बड़ है, मैं उसको रखना चाहता हूँ। तो कांग्रेस इतनी अलोकतांत्रिक है शुरू से ही। आप ये देखो, हमारे देश के लिए जो शहीद हुए पुलवामा में, उनकी वीरांगनाएं को मिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी के मैं वहाँ गया था। उनके बाल नोचे, उनकी साड़ियाँ खींची, उनको उठाया, गिरफ्तार किया, बदतमीजी की। 10 दिन तक मैं उनको लेके बैठा रहा, मुख्यमंत्री जी मिल लो बस।
10 दिन तक नहीं मिले। उनको बेइज्जत किया, मेरे को किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, इसलिए कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। अब जो वीरांगनाएं जिनके पति ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी समस्या हम मुख्यमंत्री को नहीं सुनाए तो किसको सुनाए। पर मुख्यमंत्री डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है तो राजेंद्र गुडा जी की जो पत्नी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, उनको परेशान करना पड़ेगा। और मेरे तो गोलमा साक्षात जीजाबाई है। शिवाजी को जो संस्कार, मेरी माँ ऐसी थी, तो हमको तो कितना ही नुकसान कर दो, हम झुकने वाले नहीं, हम सत्य के साथ रहेंगे। जेल में डालो, लाठी मारो, कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई कमजोरी तो है नहीं, क्या कर लोगो, किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं है, कोई खान नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई धंधा नहीं है, 2.25 बीघा ज़मीन है, मैं और गोलमा है, क्या कर लेंगे। हम गलत काम करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तार होंगे, जेल में जाएंगे। और सामने वाला गलती करेगा तो सत्ता से जाएगा। इसलिए हमारी पत्नी कभी मेरे को ये नहीं कहा निराशा वाली बात, डटे रहो, गरीब के लिए लड़ते रहो, किसान के लिए लड़ते रहो, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जेल भी जाना पड़े तो जाओ, इस स्वभाव की है। बिल्कुल, एक पत्नी के तौर पर उनकी तारीफ करना चाहेंगे और जैसा कि आपने कहा कि जीजाबाई की तरह है। अब राजस्थान में चूंकि चुनाव है तो किस तरह की तैयारी है पूर्वी राजस्थान को लेकर के? देखो, अभी राजस्थान पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कानून की बिगड़ती स्थिति, आज आपने देखा होगा एक युवती के साथ रेप किया, गैंग रेप करके उसको भट्टी में डाल दिया, उसके अवशेष मिले हैं। तो ये हमारे पार्टी के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। गहलोत साहब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं रोज़, लेकिन उन रेवड़ियों का असर कोई इसलिए नहीं पड़ने वाला जब जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ का घोटाला हो जाए। शासन सचिवालय के योजना भवन में 2 करोड़ 31 लाख रुपए और सोना अलमेरा उगलें, कभी हुआ है क्या देश में? सरकारी दफ्तर से करोड़ों रुपए सोना मिल रहा है। जल जीवन मिशन हो, पोषाहार हो, खान विभाग हो, IT सेक्टर हो, चप्पे चप्पे पर बड़ा घोटाला है। घोटाले से आम जन त्रस्त है। मेरे को ट्रांसफार्मर जब मिलेगा, मैं किसान हूँ, तब मैं उसके इनको 5,000 दे दूंगा। तो आप मेरे को 100 रुपये की रेवड़ी दोगे, उससे मैं खुश नहीं होने वाला। मैं तो बहुत परेशान हूँ। थाने वाला मेरा नाम जब निकालेगा, जब मैं 50,000 दे दूंगा। मेरी FIR दर्ज होगी जब मैं 5,000 दे दूंगा। तो जनता जो लुट रही है, आम जन में जो असंतोष है, वो मतदान के दिन ऐसा आएगा जो गहलोत साहब का पता भी नहीं लगेगा, सत्ता परिवर्तन होगा। आजकल बाबा बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश कर रहे हैं, अब क्या कुछ करने वाले हैं? अभी ऐसा ही घोटाला मैंने जो उजागर किया है, IT सेक्टर का, जल जीवन मिशन का, खान का, गहलोत परिवार का, वैभव गहलोत का भी करोड़ों का घोटाला, ऐसे में अभी सिंचाई विभाग का घोटाला उजागर करने वाला हूँ। और ये जो रोज रेवड़ी बांट रहे हैं, डिजाइन बॉक्स से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, इसमें मैं सरकार को जल्दी घेरूंगा। अभी तो भ्रष्टाचार के बहुत मामले गहलोत साहब के खिलाफ आने वाले हैं, लेकिन वो बेशर्मी की हद पार कर गए हैं। तो सेंट्रल एजेंसी जब तक इनको नहीं घेरेगी, तब तक ये राजस्थान को लूटते रहेंगे। पेपर लीक को लेकर के भी आपने खुलासे किए थे और जिन जिन के नाम आपने बताए थे, आज वो कहीं ना कहीं आरोपी भी सिद्ध हुए हैं। अब जी क्या हुआ है, दरअसल में पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग थे, जिसके चेयरपर्सन खुद गहलोत साहब हैं। उसमें 4 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। DP जारोली को बर्खास्त किया था, वो आज तक उससे पूछताछ ही नहीं की, बल्कि क्लीन चिट दे दी। आपने क्लीन चिट क्यों दी? जब बर्खास्त क्यों किया आपने? हमने प्रमाण दिए थे तभी तो किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दूसरे कर्मचारी हैं,
सीएमओ के अधिकारी कर्मचारी हैं, 4-5 एमएलए हैं, 2-3 मंत्री हैं, रीड पेपर में। फिर सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक हुआ तो मैंने कहा था आरपीएससी से हुआ है, ये नहीं माने। अंत में आरपीएससी के बाबूलाल कटारा मिले, लेकिन केवल कटारा ही नहीं है, उसमें चेयरमैन तक मैंने आरोप लगाए, उनकी जांच आगे नहीं करना चाहते। डीपी जारो ने जब ये बयान दे दिया कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते। आरएस के पेपर लीक हुए, उसके प्रमाण दिए, बच्चों ने धरना भी दिया, सब इंस्पेक्टर के प्रमाण दिए, 13 एफआईआर दर्ज है सब इंस्पेक्टर पेपर लीक में। पेपर बिक रहे हैं, आरएस के इंटरव्यू में पैसे मिल रहे हैं, ईओ में कांग्रेस का कोई पकड़ा गया है, वो अभी पैसे गोपाल किसावत। तो भारी भ्रष्टाचार है, भारी लूट है। तो ऐसे भ्रष्टाचार के 8-10 प्रकरण चुनाव तक मैं और खोलूंगा। आपने कहा था कि छोटी मछलियां ही जो हैं वो पकड़ी जाती हैं, बड़ी मछलियों पर अभी कुछ नहीं होता है। छोटी मछली तो वो है, मैं हूँ, मैं पेपर मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ 10 लाख में, इनको दे रहा हूँ 10 लाख में, पकड़ आपको रहे हैं, मेरे को नहीं पकड़ रहे। मतलब सांप की माँ को नहीं मार रहे, सांप को मार रहे हैं, तो कैसे रुकेगा? इसलिए सरकार के कुछ लोग, कुछ अधिकारी पेपर लीक वालों से मिले हुए, साठ गांठ है। बिल्कुल वेस्ट बंगाल जैसा घोटाला है, जहाँ अर्पिता चटर्जी, पार्थ चटर्जी को पकड़ा था 40 करोड़ रुपए, इससे भी ज़्यादा रुपए यहाँ कांग्रेस के लोगों ने मिलजुल के कमाए। कानून का भी राजस्थान में बुरा हाल है, हर दिन लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आ रही। इस तरह से भीलवाड़ा में घटना हुई है, लड़की के पिता ये कह रहे हैं कि बस मेरी बेटी वापस ला दो, और उस पिता को देख करके उस पर क्या कुछ गुजर रही होगी। कैसे बेटी आएगी? बेटी की इज्जत गई, बेटी दुनिया से गई, सरकार कुछ पैसे देकर मरहम लगाना चाहती है। मैं तो बड़े स्वाभिमानी उसके पिता, उसने कह दिया कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को तो जिन अपराधियों ने अपराध किया उनको फांसी चाहिए। और जब तक इस स्टेज तक दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आखिर में आप जानते हो सरकार, पुलिस ही तय करती है फाइल कैसे बनेगी सजा तक पहुंचाने का। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में कमी रख दी, तभी तो फांसी वाले बरी हो गए। इसलिए फांसी के फंदे तक आज तक गहलोत सरकार ने किसी को नहीं पहुंचाया। बड़े बड़े जघन्य अपराधों में लोग बच निकले। तो उस माँ और उस बाप की आत्मा को शांति तो जब ही मिलेगी जब वो दरिंदे फांसी पर लटकाए जाएं, लेकिन इस सरकार से आशा नहीं की जा सकती। अच्छा, आपने कुछ 1 महीने पहले एक बयान दिया था कि सारे कुंवारों की लिस्ट मुझे दे दो और मैं उनकी शादी करा दूंगा। वो तो क्या हुआ था कि मैं जब सारा भाषण दे दिया तो लोगों ने, मैंने कहा भाई तुमको इस गांव में मैंने बिजली दे दी, हो गई भाई बाबा, पानी वो भी दे दिया, स्कूल वो भी कर दी, नल वो भी हो गए, अस्पताल वो भी हो गया। तो एक उसी दौरान एक लड़का एप्लीकेशन लेके आ गया कि साहब मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने कहा था कि भाई गांव में जितने भी कुंवार हैं वो एक सूची एक साथ बना दो, मेरा इतना तो असर है कि मैं उनकी शादी करा दूंगा, बस ये बात थी। राजनीतिक भावनाएं सबकी होती हैं, आपको नहीं लगा, आपने कभी अपने आप को योग्य नहीं माना कि आप मुख्यमंत्री बन सके? नहीं, देखो ऐसा है, कोई उद्योगपति बनता है तो वो भी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला बनना चाहता है। कोई किसान होता है तो वो भी बड़ा किसान बनना चाहता है। जो राजनीति में होता है तो कौन नहीं चाहता मैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं। ये मन की स्थिति है। लेकिन अब मैं एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट एज की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल का फार्मूला तय कर रखा है, तो मैं तो उसके नज़दीक पहुंच गया। इसलिए मैं कई बार ऐसे सपने नहीं देखता। कई बार आप कहते हैं कि पार्टी में भीतरघात है, या कई बार आप ही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। क्या पार्टी में अभी भी ऐसी स्थिति है? नहीं, मैंने भीतरघात की बात कभी नहीं कही, पर क्योंकि परिवार इतना बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है,
तो जो कुछ लोग होते हैं वो पार्टी लाइन को तोड़ते हैं, तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन उनको कभी कोई फायदा नहीं होता, ऐसा करना नहीं चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी को किरोड़ी बाबा लोग बुलाते हैं, ये कोई किस्सा है क्या? कैसे बाबा बुलाने लगे आपको? मैं 2009 में जब लोकसभा का सदस्य जीता था यहाँ से, दौसा से निर्दलीय है। अब देखो, मैं तो बिल्कुल जवान 26 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ने आया था 28 की में। तो जब लोग बेटा बेटा कह के वोट देते थे, थोड़ा बड़ा लगा भाई कहने लग गए, और बड़ा हुआ काका कहने लग गए, अब बिल्कुल ही सफ़ेद बाल हो गए तो बाबा कहने लग गए। ये हमारे राजस्थान की परंपरा है। तो बाबा एक जगह से चालू हुआ तो पूरे लोग बाबा कहते हैं, तो मीडिया भी बाबा कहता है। तो बाबा एक बहुत बड़ी पदवी मेरे को इस उम्र में आके मिली है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आज के ज़माने में ना रैपिड फायर बड़ा चलता है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे एक लाइन में सवाल पूछें और आप भी, आपके माइंड में जो पहला रिएक्शन आए आप भी हमें वही दें। सचिन पायलट ने परिश्रम करके सत्ता हासिल करवाई थी, वो बात अलग है, प्रचंड बहुमत नहीं मिला। लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में जो समीकरण बने, जहाँ 28 सीट हम खो बैठे, वो सचिन पायलट के कारण ही। अशोक गहलोत का लंबा राजनीतिक अनुभव है। पायलट की उम्र से ही वो कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, पीसीसी के चीफ रहे, मुख्यमंत्री रहे, संगठन के महामंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे। सारे पद पाने का सौभाग्य राजस्थान में मिला है तो अशोक गहलोत को मिला है। ऐसा किसी नेता को, किसी दल के को नहीं मिला जो लंबा फ़ायदा गहलोत साहब ने लिया। तो स्वाभाविक है, जो इतने लंबे राजनीतिक अनुभव जिसको हुआ, उसके साथ जनता और कार्यकर्ताओं को जुड़ाव ज़्यादा है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। ऐसे जवान, चरित्रवान, आदर्शवान, सिद्धांत वाले, हाई मोरल वैल्यू वाले युवकों की फौज तैयार करता है, जिनमें जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो और समाज और राष्ट्र को सर्वस्व अर्पण करने की स्थिति में हो। कांग्रेस का आंदोलन का समय था देश की आज़ादी का, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और गुलजारी लाल नंदा जैसे ईमानदार आदमी थे। बाद में कांग्रेस में जो गिरावट आई, ऐसा कोई घोटाला नहीं किया, चाहे आसमान का हो, चाहे पाताल का हो, चाहे ज़मीन का हो, चाहे हवा का हो, चहूँ और कांग्रेस ने लूटा। किरोड़ी बैंसला ने बहुत अच्छा आंदोलन किया और गुर्जरों को शिक्षा की तरफ उन्मुख किया है। अब उनमें शिक्षा की ललक बढ़ी है उस समाज में। और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो देवनारायण बोर्ड बना, उसके जरिए गुर्जर समाज के युवक युवतियों को आर्थिक सहायता भी मिल रही है पढ़ाई के लिए, और वो पढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल, ये रैपिड फायर जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हर पहलू पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात की और उन्होंने भी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा किस और नेता से हमारी बातचीत आप देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।